बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। चलिए आइए आज हम लोग राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में चर्चा कर रहे थे और हम लोगों ने आपके 3 सिद्धांत पढ़ चुके हैं, ठीक है? दैवीय सिद्धांत, आर्थिक सिद्धांत और शक्ति सिद्धांत। आज हम बात करेंगे सामाजिक समझौते की सिद्धांत की बात करेंगे, ठीक है? कि सामाजिक समझौते के आधार पर कैसे राज्य की उत्पत्ति हुई, किस तरीके से कुछ विद्वान मानते हैं इसको कि सामाजिक समझौते से ही राज्य की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है? देखिए, हम बात करते हैं सामाजिक समझौते का सिद्धांत। यूरोप में 17 और 18 शताब्दियों में राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौते का सिद्धांत सबसे अधिक मान्य था। सामाजिक समझौते का सिद्धांत सबसे ज्यादा प्रचलित में था कब? 17 और 18वीं शताब्दी में। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का जन्म व्यक्तियों के आपस में एक समझौता करने से हुआ जो इस समझौते के पूर्व पूर्णता अवस्था में रह रहे थे। अराजनैतिक अवस्था में रह रहे थे, कोई राजनीतिक अवस्था नहीं थी। इस समझौते से पहले सब लोग आपस में लड़ते झगड़ते थे, संघर्ष करते थे, अराजकता फैली हुई थी। तो उस समय क्या हुआ कि समझौता हुआ, एक व्यक्तियों ने आपस में समझौता किया और क्या किया, उससे क्या हुई, राज्य की उत्पत्ति हुई थी। इस सिद्धांत के समर्थकों के अनुसार मनुष्यों की आदिम अवस्था असामाजिक थी। जो आदिम अवस्था थी मनुष्यों की वो क्या थी? असामाजिक थी। इसको साधारणतः प्राकृतिक अवस्था कहा गया है। इसको जो पहले जो अवस्था थी सामाजिक समझौता होने से पहले, उसको हम प्राकृतिक अवस्था कहते थे, ठीक है? लोग एक दूसरे को, कोई किसी की बात नहीं मानता था, कोई कानून नहीं था, कोई नियम नहीं था, लोग लड़ते झगड़ते थे, कोई समझौता नहीं था, कोई राज नहीं था, कोई राजा नहीं था। तो उसको हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक अवस्था कहेंगे, ठीक? संक्षेप में देखिए, यह अवस्था अविराम युद्ध की थी। देखिए, मैंने अभी बताया आपको कि युद्ध की अवस्था थी जिसमें मनुष्य परस्पर किसी प्रकार शांतिपूर्ण संबंध नहीं था। मनुष्यों में किसी भी प्रकार से शांतिपूर्ण संबंध नहीं था, आपस में संघर्ष करते थे। इस कारण इस अवस्था में प्रत्येक प्राणों को सर्वदा संकट उपस्थित था। प्रत्येक प्राण मतलब प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का संकट था कि उसके प्राण कभी भी जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर हर समय अशांति थी, कोई शांति की व्यवस्था नहीं थी। मनुष्य रचित कोई कानून नहीं था और जो प्राकृतिक विधि थी उसका मनुष्य पालन नहीं करता था। और प्राकृतिक जो विधि थी, प्राकृतिक अनुसार, नियमों के अनुसार कोई भी मनुष्य पालन नहीं करता था, आपस में संघर्ष करते थे, कोई शांतिपूर्ण व्यवस्था नहीं थी। अब देखिए, सर्वप्रथम रिचर्ड हुकर ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मनुष्य की आदिम अवस्था अशांति में तथा संघर्षपूर्ण थी। देखिए, ये परिभाषा आती है कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अनुसार आप देखेंगे, वो पूछ सकते हैं कि मनुष्य की आदिम अवस्था अशांति में तथा संघर्षपूर्ण थी, किसने कहा? तो आप कहेंगे रिचर्ड हुकर ने, ठीक? इसलिए उन्होंने समझौते के द्वारा राज्य संस्था की स्थापना की। ये कहते हैं कि इसलिए उन्होंने क्या किया, इसलिए उन्होंने समझौते के द्वारा राज्य संस्था की स्थापना की, मतलब राज्य की स्थापना की, समझौता किया। क्योंकि अशांति थी, कोई शांति में व्यवस्था नहीं थी, संघर्षपूर्ण व्यवस्था थी, तो इसलिए आपस में उन्होंने समझौता किया और राज्य की स्थापना की। देखिए, अल्क्यूसियस ने कहा है, राज्य तथा समाज सामाजिक समझौते पर आधारित है। जो राज्य है और जो समाज है वो आपस में सामाजिक समझौते पर आधारित हैं, ठीक? आगे देखिए, ह्यूगो ग्रोसस ने कहा, राज्य एक समझौते का फल है। इस तरीके से परिभाषा पूछता है, वो दे देगा राज्य एक समझौते का फल है। ये किसने कहा? तो ग्रोसस ने, ठीक है? तो इस तरीके से वहां पूछेगा आपसे। तो राज्य एक समझौते का फल है, मतलब समझौता हुआ उसी का ये फल है जो राज्य उत्पन्न हुआ, राज्य का निर्माण हुआ, ठीक? जॉन मिल्टन ने कहा है, राज्य में शक्ति का मौलिक स्रोत जनता है। ये कहते हैं कि राज्य में जो शक्ति का स्रोत है, जो शक्ति है, उसका मौलिक या मूल कौन है? स्रोत कौन है? जनता है, मूल स्रोत जनता है। सैमुअल पफेनडॉर्फ ने कहा, मनुष्य की आदिम अवस्था दुख में थी। इन्होंने कहा, पफेनडॉर्फ कहते हैं कि मनुष्य की आदिम अवस्था दुख में थी। इस अवस्था से छुटकारा पाने के लिए
उन्होंने सामाजिक समझौते के लिए द्वारा समाज की स्थापना की। देखिए, सैमुअल भी ये कहते हैं कि ये आदिम अवस्था जो थी, मनुष्य की आदिम अवस्था दुख में थी, बहुत दुखों से भरी हुई थी। इस अवस्था से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने सामाजिक समझौते के द्वारा एक समाज की स्थापना की, और समाज से क्या, एक राज्य की स्थापना होती है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत मुख्य रूप से 3 विचारकों ने प्रतिपादित किया है, हाफ्स ने, लॉक ने और रूसो ने। इनको हम जो है कुछ इनके बारे में बताएंगे, इन्होंने क्या क्या कहा है, किस तरीके से इन्होंने सामाजिक समझौते को जो है प्रमुख रूप से उठाया है। ठीक है, हाफ्स के, लॉक्स के और रूसो के बारे में अभी हम आपको बताते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए, अब हम बात करते हैं आपके हाफ्स की और लॉक की। ठीक है, देखिए हाफ्स क्या कहते हैं, सामाजिक शक्ति की बात करता है, सामाजिक या शक्ति की बात करता है। हाफ्स किसकी बात करता है, एक पावरफुल व्यक्ति की बात करता है या सामाजिक समझौते की बात करता है। इस समय गृह युद्ध हो रहा था, सुरक्षा सबसे बड़ी आवश्यकता थी। इस समय क्या हो रहा था, गृह युद्ध, आपस में लोग लड़ झगड़ रहे थे, और सुरक्षा का मुद्दा क्या था, सबसे बड़ी आवश्यकता थी, सुरक्षा व्यक्ति को चाहिए थी। समाधान शक्तिशाली राजा या निरंकुश राजा की सरकार, निरंकुश राजा ही कर सकता है। कहने का मतलब इनका ये था कि इस समस्या का समाधान जिन लोगों को सुरक्षा की जरूरत है, उसे सुरक्षा देने के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन होना चाहिए, एक निरंकुश राजा या फिर शक्तिशाली राजा होना चाहिए। शक्तिशाली राजा या निरंकुश राजा ही समस्या का समाधान कर सकता है, लोगों को सुरक्षा दे सकता है, और कोई नहीं। ये कहते हैं कि समझौता जनता के मध्य आपस में हुआ, जो समझौता हुआ था वो लोगों ने आपस में समझौता किया और एक राजा को चुना। ठीक है, एक राजा को चुना जो शक्तिशाली था। शासक समझौते की किसी शर्त से बंधा नहीं था। जो शासक था, जिसको राजा बनाया गया था, वो किसी भी समझौते से बंधा हुआ नहीं था, क्योंकि उससे नहीं किया गया था समझौता। समझौता लोगों ने किया, न कि राजा से किया। लोगों ने एक समझौता करके एक राजा को चुना, एक शक्तिशाली व्यक्ति को चुना। ठीक है, तो वो बंधा हुआ नहीं था शक्तियों से। शासक के आदेश बाध्यकारी होंगे। जो शासक बना, जो राजा बना, तो इन लोगों ने कहा जिसको भी हम राजा बनाएंगे उसके जो भी आदेश देंगे, वो जो भी आदेश देगा राजा, वो क्या होगा, बाध्यकारी होगा, मान्य होगा और सभी को मानना होगा। इन लोगों ने आपस में समझौता किया। जनता ने अपनी इच्छा से ही लेवियाथन को शक्ति दी थी। लेवियाथन का मतलब है यहाँ पर इन्हों से एक राजा से, लेवियाथन जिसको बोलते हैं हाफ्स, उसको मतलब राजा को क्या बोलते हैं, लेवियाथन। तो कह रहे हैं कि जो सामाजिक समझौता हुआ, तो लोगों ने आपस में समझौता किया, और समझौता करने के बाद में उन्होंने कहा था कि ये राजा जो बनाया गया है, तो लेवियाथन को जिसको हम शक्ति दे रहे हैं, इसकी जो भी बात होगी, जो भी ये कानून बनाएगा, वो सबके लिए मान्य होगा, कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। और राजा जो होगा वो किसी भी समझौते से बंधा हुआ नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि उसने जो कहा और कोई भी व्यक्ति ने विरोध किया तो राजा नहीं मानेगा, राजा उसको सजा दे सकता है। मतलब यहाँ पर यह है कि एक निरंकुश राजा से मतलब है, यहाँ पर जो है कोई भी व्यक्ति राजा का विरोध नहीं कर सकता, एक लेवियाथन का विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास शक्ति है, पावरफुल है, उसका बना हुआ कानून है, उसका बोला हुआ शब्द ही कानून है। ठीक है, ये बात यहाँ पर कही गई कि वो जो है शक्तिशाली है। और लॉक्स क्या कहते हैं, सभी मनुष्य समान हैं क्योंकि वे प्राकृतिक दृष्टि से समान हैं। ये यहाँ पर इन्होंने एक बात कही है, वो कहना है प्राकृतिक दृष्टि से सभी व्यक्ति समान हैं, इसलिए जो है सभी मनुष्य भी समान हैं। ईश्वर ने सभी को समान बनाया है। ये कह रहे हैं कि ईश्वर ने बनाया है, हर व्यक्ति को एक समान बनाया है। प्राकृतिक अवस्था थी जिसमें समाज तो था लेकिन राज्य नहीं था। ये कह रहे हैं कि उस समय जो प्राकृतिक अवस्था थी वो एक संघर्ष की अवस्था थी। उस समय जो है प्राकृतिक अवस्था तो थी लेकिन वहां पर एक राज्य नहीं था। क्या था, नहीं था, राज्य नहीं था। ये कहना है कि प्राकृतिक अवस्था में सभी के पास 3 अधिकार थे। ये कह रहे हैं कि जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें राज्य नहीं था लेकिन 3 अधिकार थे लोगों के पास, जिनके लिए लोग संघर्ष कर रहे थे। वे अधिकार 3 हैं, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। वो कह रहे हैं कि उस समय जो प्राकृतिक अवस्था थी वहां पर राज्य नहीं था
और राज न होने की वजह से, प्राकृतिक अवस्था होने की वजह से लोग आपस में संघर्ष कर रहे थे। सिर्फ उनके पास 3 अधिकार थे लोगों के पास। कौन कौन से? जीवन का अधिकार था, अपनी जीवन की सुरक्षा की बात थी, स्वतंत्रता की बात थी कि स्वतंत्र रहना चाहते थे लोग, और उनकी जो संपत्ति थी, संपत्ति का भी अधिकार था। ये कह रहे हैं कि प्राकृतिक अधिकार है, इसको कोई नहीं छीन सकता। ये इन 3 अधिकारों के लिए क्या कर रहे थे लोग? आपस में संघर्ष कर रहे थे, लड़ रहे थे, युद्ध कर रहे थे। आगे देखिए, इन अधिकारों को सुरक्षा देने के लिए लोगों ने समझौता किया। अब जब लोग संघर्ष कर रहे थे तो लोगों ने सोचा इन अधिकार तभी जीवन इन अधिकारों को हम बचा सकते हैं या हम शांतिपूर्ण रह सकते हैं, आपस में समझौता कर लिया जाए और एक राजा को चुन लिया जाए। प्राकृतिक अवस्था की असुविधा को दूर करने के लिए लोगों ने समझौता किया। अब देखिए, लोगों ने समझौता किया, इन्होंने कहा कि प्राकृतिक अवस्था है, इसमें असुविधा उत्पन्न हो रही है, लोग आपस में संघर्ष कर रहे हैं, उसको दूर करने के लिए ही इन्होंने क्या किया? आपस में एक समझौता किया। कुल मिलाकर लाभ समर्थन करता है एक सीमित सरकार या एक संवैधानिक सरकार। कह रहे हैं जो लॉ जो है एक सीमित सरकार की बात करता है या फिर एक संवैधानिक सरकार की बात करता है। सीमित सरकार किस मायने में? क्योंकि लॉक ने कहा कि प्राकृतिक अधिकार मनुष्य के पास 3 हैं, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता अधिकार और संपत्ति का अधिकार। इसको राजा भी नहीं छीन सकता। अगर इन अधिकारों की राजा जो है सुरक्षा नहीं कर पाया तो समझौतों के द्वारा लोग फिर दोबारा भी उसको हटा सकते हैं उसके पद से। लेकिन हॉब्स कह रहे हैं यहाँ पर कि एक बार जो राजा चुन गया, अब उसका बनाया हुआ न या उसका बोला हुआ शब्द ही कानून होगा। यहाँ पर राजा को हम हटा नहीं सकते। यहाँ पर राजा जो करेगा वो सही है। लेवियाथन ने जो बोल दिया या जो कानून बना दिया वही सबको मान्य होगा। लेकिन लॉक के नियम में ऐसा नहीं है, लॉक के सिद्धांत में ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं 3 अधिकार थे और इन 3 अधिकारों को सुरक्षा देने के लिए ही तो राजा को चुना गया। अगर इनकी सुरक्षा भी नहीं कर पाएगा तो लोग राजा को हटा सकते हैं उसके पद से। इसीलिए कहा है कि एक सीमित सरकार की बात कही गई है या फिर एक संवैधानिक सरकार की यहाँ पर बात होती है। ठीक है कि राजा क्या है? सीमित है। यहाँ पर सीमित है। यहाँ पर अपनी इच्छा से वो ऐसा नहीं कि कुछ भी करेगा, कोई भी कानून बनाएगा। अगर ऐसा करेगा यहाँ पर तो क्या होगा? लोग उसको दोबारा समझौता करेंगे और उसको उसके पद से हटा देंगे। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम रूसो के बारे में बताते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं रूसो के बारे में। रूसो का विचार है कि उसका वर्ण सबसे ठीक है क्योंकि वह सभ्यता जनित गुणों तथा दोषों के आचरण के नीचे जो मौलिक मनुष्य स्वभाव है उसको चित्रित कर रहा है। ये कह रहा है, रूसो का विचार है कि उसका वर्ण है, रूसो का विचार वर्ण है वो सबसे ठीक है क्योंकि वह सभ्यता जनित गुणों तथा दोषों के आचरण के नीचे जो मौलिक मनुष्य के स्वभाव हैं उसको चित्रित कर रहा है। जो मनुष्य के मौलिक जो स्वभाव होते हैं उनके बारे में दर्शा रहा है, उनके बारे में बता रहा है। रूसो का प्राकृतिक अवस्था का वर्णन मनुष्य के पतन का इतिहास है। वो कह रहे हैं, रूसो कह रहे हैं कि रूसो का जो प्राकृतिक अवस्था का वर्णन है वो मनुष्य के पतन का इतिहास है कि मनुष्य का उस समय पतन हो रहा था। आरंभ में मनुष्य जीवन घृणित तथा दुखपूर्ण था। कह रहे हैं कि उस समय जो है इतना दुख था, मनुष्य जो है घृणित था और जो है दुखों से भरा हुआ था। रूसो लिखता है, मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है परंतु वह सर्वत्र बंधनों में आबद्ध है। वो कह रहा है वो स्वतंत्र तो जन्मा है लेकिन परंतु वह सर्वत्र बंधनों में आबद्ध है। आबद्ध है मतलब बंधा हुआ है। ठीक है, रूसो चाहता है कि ऐसे समाज का निर्माण हो जहां बंधनों के साथ साथ स्वतंत्रता हो। कह रहा है कि ऐसे समाज का निर्माण चाहते हैं ये कि जहां समाज का निर्माण हो जहां बंधनों के साथ साथ स्वतंत्रता भी हो, अर्थात सामाजिक जीवन ही स्वतंत्र जीवन हो। कह रहे हैं कि समाज का जो समाज हो, सामाजिक जीवन हो, वही क्या है? स्वतंत्र जीवन हो। रूसो सामाजिक समझौते में आदर्श राज्य की स्थापना कर रहा है। ये अगर सवाल आता है कि रूसो कैसे राज्य की स्थापना कर रहा है, तो एक आदर्श राज्य की स्थापना कर रहा है जो संभव नहीं है। राज्य की स्थापना के लिए मनुष्यों ने आपस में एक समझौता किया। समझौते की 2 विशेषताएं हैं। कह रहे हैं कि राज्य की स्थापना के लिए मनुष्यों ने क्या किया? आपस में समझौता किया और उसकी 2 मुख्य विशेषताएं हैं। कौन सी? पहली क्या है ये विशेषता? इस समझौते के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपने सब अधिकारों को अर्पित कर देता है। कह रहे हैं कि इस समझौते के द्वारा
प्रत्येक व्यक्ति अपने सब अधिकारों को अर्पित कर देता है। दूसरी विशेषता है प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों को किसी व्यक्ति विशेष को अर्पित ना कर संपूर्ण समाज को अर्पित करता है। ये कह रहा है कि पूरे समाज को अर्पित करता है, वो किसी एक व्यक्ति को नहीं देता अपने अधिकार, वो पूरे समाज को अर्पित कर रहा है। ठीक, आगे देखिए, रूसो के अनुसार इस समझौते के द्वारा व्यक्ति के स्थान में समष्टि मतलब बहुत बड़ा का निर्माण होता है और व्यक्ति की इच्छा का स्थान सामाजिक इच्छा ले लेती है। वो कहते हैं क्योंकि व्यक्ति की जो इच्छा थी, एक मनुष्य की जो इच्छा थी, वो इच्छा उनकी कौन ले लेता है? सामाजिक इच्छा। वो कह रहे हैं कि व्यक्ति की इच्छा का स्थान सामाजिक इच्छा ले लेती है। ठीक है, समाज की बात करता है, ये पूरी समाज की इच्छा की बात करता है। आज समझौते के सिद्धांत को मानने वाला कोई नहीं मिलेगा, इस समझौते को मानने वाला कोई नहीं मिलेगा। यह सिद्धांत पूर्णतः काल्पनिक है। इस सिद्धांत को पूर्णतः काल्पनिक मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, सामाजिक समझौते की बात नहीं थी, ना कभी प्राकृतिक अवस्था थी और ना कभी सामाजिक समझौता हुआ। प्राकृतिक अवस्था नहीं थी और ना ही कोई सामाजिक समझौता हुआ था। परंतु यह बात सभी विद्वान मानते हैं, परंतु एक बात सभी विद्वान मानते हैं कि राज्य के अस्तित्व के लिए जनता का सहयोग होना आवश्यक है और यही इस सिद्धांत का सत्य है। अगर इन सारे सिद्धांतों की बात करें, जिन जिन लोगों को, जिन जिन विद्वानों ने अपना विचार दिया है, उन सब की बात करें तो सिर्फ इस सिद्धांत से एक बात सत्य निकल के आती है, वो ये है कि राज्य के अस्तित्व के लिए, कहना है कि राज्य के अस्तित्व के लिए जनता का सहयोग होना आवश्यक है। कि किसी भी राज्य की अस्तित्व होगा या किसी भी राज्य का निर्माण होगा या किसी भी राज्य की स्थापना होगी तो उसमें जनता का सहयोग होना आवश्यक है। यही बात को ये सत्य मानते हैं। इस सिद्धांतों को बकाया कहते हैं। ये सारे विद्वानों ने ये सिद्धांत दिए हैं तो ये सब काल्पनिक हैं और आज सामाजिक समझौते की सिद्धांत की बात कोई भी नहीं मानता है। ये सब एक काल्पनिक बातें थी। ठीक है, आगे इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका ऐतिहासिक सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत और उसी को जो है आज के विद्वान जो है सत्य मानते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप, मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।